Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस से। आज से हम क्या है राष्ट्रीय स्तर की भी जीके करेंगे भी, ठीक है भी, नेशनल जीके। और खासकर नेशनल जीके में जब हम जिक्र करते हैं तो आपको मैंने इतिहास जैसे एंशिएंट इंडिया जैसे करवाई हुई है, मध्यकालीन जो भारत आपका करवाया हुआ है। आज जो हम जिक्र कर रहे हैं आधुनिक काल का जैसे जिक्र करेंगे। आज की क्लास में किसका शुरू करेंगे, हमें आधुनिक काल का जैसे शुरू करेंगे और कंटिन्यू आपको क्या है वीडियो देते रहेंगे। जितना भी आप तक हरियाणा पुलिस का जो आपका पेपर होगा उस पेपर तक मैं सारा का सारा सिलेबस आपको कवर करवा दूंगा। कुछ बच्चे के जैसे कमेंट भी आ रहे हैं, सर ज्योग्राफी करवाओ, आपको क्या है मैराथन क्लास दे दूंगा मैं, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस की, इकोनॉमिक्स की, सब आपके डाउट क्या करूंगा मैं क्लियर करूंगा। तो आज से जो हम शुरुआत किसकी कर रहे हैं, आधुनिक भारत की भी। किसकी शुरुआत कर रहे हैं, आधुनिक भारत भी। इंपॉर्टेंट आपको ध्यान होना चाहिए, आधुनिक भारत भी, ठीक है भी। यानी आधुनिक इतिहास का जैसे जिक्र कर रहे हैं, आधुनिक भारत ही नहीं, आधुनिक इतिहास का क्या कर रहे हैं, हमें जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि इतिहास को मैंने पहले भी बताया था आपको भी 3 भागों में बांटा जाता है। प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास है। तो आधुनिक इतिहास यानी आधुनिक भारत का हम क्या कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। आपको ध्यान होना चाहिए आधुनिक इतिहास की जो शुरुआत होती है, आपको ध्यान होना चाहिए 1717 से लेके 1947 तक भी, ठीक है। यानी 1717 से लेके 1947 तक जो आपका कौन सा है, आधुनिक भारत है। और आधुनिक भारत की जब शुरुआत जो होती है, आपको ध्यान होना चाहिए उत्तरोत्तर मुगल काल से भी। किससे, उत्तरोत्तर मुगल काल से, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी आधुनिक भारत की जो शुरुआत होती है वो 1717 से होती है और 1947 तक चलता है आधुनिक भारत जो आपका है। भारत जब आजाद हो जाता है तब तक आपका, उसके बाद में इसकी जो शुरुआत होती है आधुनिक भारत की, आधुनिक इतिहास की जैसे जिक्र करें तो इसकी जो शुरुआत होती है वो कब से, 1717 से भी, ठीक है भी, उत्तरोत्तर मुगल काल से भी। यानी मुगल साम्राज्य का उत्तरोत्तर जो काल है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में किसका जो होता है शुरुआत, आधुनिक भारत की। तो आज हम जिक्र करेंगे उत्तरोत्तर काल के बारे, उत्तरोत्तर मुगल काल के बारे, मुगल काल, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उत्तरोत्तर मुगल काल जो है वो आपका 1707 से लेके 1857 तक, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इस दौरान कितने शासक आए हैं, 11 शासक आए हैं। यानी कितने मुगल शासक आए आपके, तो 11 मुगल शासक आए। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो थोड़ी सी मुगलों के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। वैसे तो देखो मुगल साम्राज्य में विस्तृत रूप से आप सभी बच्चों को करवाऊंगा। मुगल शासक जैसे मैंने कई बार आपको बताया है, अभी मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की थी, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने भी। किसने की थी, बाबर। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध का जैसे हम जिक्र करते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। तो बाबर ने लोधी वंश को हराकर, यानी इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में किस वंश की स्थापना की थी, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर के बाद फिर इसका बेटा हुमायूं आया था भी। हुमायूं के बाद में बीच में फिर अफगान आ गए थे, शेरशाह सूरी का जैसे जिक्र। फिर आपका कौन आया था, अकबर। अकबर के बाद में आपको ध्यान होना चाहिए जहांगीर आया था। कौन आया था, जहांगीर। और जहांगीर के बाद कौन आया था आपका, शाहजहां। और शाहजहां के बाद कौन आया था आपका, औरंगजेब भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बाबर का जैसे जिक्र करते हैं, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद में औरंगजेब। जैसे मैंने आपको एक नाम भी बताया हुआ था बादशाह का, जैसे हम जिक्र करते हैं भी, बादशाह, ठीक है भी। यानी इससे क्या होते हैं, 4 आप जो महत्वपूर्ण मुगल शासक है उन मुगल शासकों के बारे में याद हो जाता है आपको। बाबर है, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद जैसे आपको ध्यान होना चाहिए फिर आपका कौन सा है, अकबर है, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और फिर कौन सा आपका, औरंगजेब, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये मुगल शासकों का एक क्रम है। वैसे ये नहीं कह सकते भी हम हुमायूं, जो बाबर है उसका एक ही पुत्र था हुमायूं, बाबर के 4 पुत्र थे भी, ठीक है भी, कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं का जैसे जिक्र करते, परंतु राजा कौन बना था आपका, हुमायूं बना था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर किसने, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये जो चला था मुगल, यानी ये 6 जो मुगल शासक रहे थे, ये आपके 1526 से लेके 1707 तक भी, 1707। और 1707 में आपको ध्यान होना चाहिए औरंगजेब की क्या हो जाती है,
औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है भी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो काल शुरू होता है वो आपका आधुनिक इतिहास शुरू होता है, आधुनिक काल शुरू होता है। और आधुनिक काल की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? उत्तरोत्तर मुगल काल। उत्तरोत्तर मुगल काल के कितने शासक रहे हैं? 11 शासक रहे हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कितने शासक रहे हैं? 11 और 6 आपके 17 मुगल शासक रहे हैं। कितने शासक रहे हैं? 17 मुगल शासक रहे हैं 1857 तक, जिसे हम जिक्र करें यानी 1526 से लेके 1857 तक जो मुगल काल रहा है, लगभग 331 साल। क्या है? लगभग 331 वर्ष कौन सा शासन रहा है? आपको ध्यान होना चाहिए, मुगल वंश रहा है। क्या रहा है? मुगल वंश। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जिक्र करते हैं 4 महत्वपूर्ण शासक हैं। इतिहासकारों ने भी बहुत बार इसके बारे में कहा है। किसने कहा है? जैसे इतिहासकारों ने कहा है। अभी बाबर ने क्या है, जैसे बाबर का जिक्र किया है, क्या बाबर ने मुगल साम्राज्य यानी मुगल साम्राज्य के लिए एक महल की उपाधि दी है। भी एक महल के लिए क्या है, जगह जो तलाशी थी वो किसने तलाशी थी? बाबर ने। ठीक है भी, बाबर ने उसको तलाशी थी। उसका रख रखाव फिर थोड़ा किसने किया था? उस जमीन को साफ सुथरा जो किया था वो किसने किया था? हुमायूं ने। और उस साफ सुथरे जगह के ऊपर, उस साफ सुथरी जगह पर एक महल बनाने का जो काम किया था वो किसने किया था? अकबर ने। और उस महल में चित्रकारी करने का जो कार्य किया था वो किसने किया था? जहांगीर ने। और उस महल के अंदर अगर स्थापत्य कला का जैसे जिक्र करते हैं हम, तो ऐशो आराम का जैसे जिक्र करते हैं भी, उस महल में ऐशो आराम जो किया था वो किसने? शाहजहां ने किया था। किसने किया था? शाहजहां ने। और फिर आपको ध्यान होना चाहिए उत्तरोत्तर जो इसका काल है, मतलब शाहजहां के बाद में औरंगजेब, कहते हैं औरंगजेब ने उस साम्राज्य को क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था। क्या कर दिया था? उस महल को क्या कर दिया था? ध्वस्त। यानी बाबर ने तो एक जमीन तराशी थी, साफ सुथरा हुमायूं ने किया था, अकबर ने उसके ऊपर महल खड़ा किया था, जहांगीर ने उसके अंदर नक्काशी की थी, शाहजहां ने उसके अंदर ऐशो आराम किया था, परंतु औरंगजेब ने उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया था उस महल को। महल मतलब क्या लिया उन्होंने? साम्राज्य को। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में आपको ध्यान, कई इतिहासकारों ने जिसे कहा है भी, औरंगजेब का जो काल था ना वो मुगल काल का संध्या काल था। भी क्या था? औरंगजेब का जो काल था वो मुगल काल का क्या था? संध्या काल था। क्योंकि उसके बाद में क्या हो गया था? मुगलों का पतन होना शुरू हो गया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले थोड़ी बेसिक सी आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया है, क्योंकि मुगल काल में एक दिन आपको मैराथन क्लास के अंदर बढ़िया तरीके से कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो हम जिक्र कर रहे हैं उत्तरोत्तर मुगल काल के बारे में जिक्र करें। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। कहां पर होती है इनकी मृत्यु? आपको ध्यान होना चाहिए, महाराष्ट्र में भी, अहमदनगर है महाराष्ट्र। औरंगजेब का जैसे थोड़ा सा मैं एक आपको जिक्र करूं, औरंगजेब है, औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी आपको ध्यान होना चाहिए 1707 में भी। 1707 में जब इसकी मृत्यु हुई थी उस समय आपको ध्यान होना चाहिए भारत में, यानी औरंगजेब के समय में कितने प्रांत थे? 21 प्रांत थे भी। 21 प्रांत या सूबे कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हमें? सूबे। एक ही बात है, 21 प्रांत या 21 सूबे थे किसके समय में? औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी उस समय। 14 तो आपकी कहां थे? उत्तर भारत में थे। 14 कहां थे आपके? उत्तर भारत का जैसे जिक्र करते हैं उत्तर भारत में थे। 6 आपके कहां थे? दक्षिणी भारत में थे, दक्षिणी भारत का जैसे जिक्र करते हैं। और एक आपका कहां था? काबुल अफगानिस्तान भी, काबुल अफगानिस्तान। तो आपको ध्यान होना चाहिए औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी उस समय मुगल साम्राज्य के कितने सूबे थे? तो उस समय मुगल साम्राज्य के 21 सूबे थे। 14 उत्तर भारत में थे और 6 दक्षिणी भारत में, और एक कहां था आपका? काबुल अफगानिस्तान का जैसे हमें जिक्र करते हैं। ये चीज आप क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। कहां पर है? इसको जैसे जिक्र करोगे, इसका पूरा तो जगह है वो खुलताबाद है भी। क्या है? खुलताबाद, यानी औरंगाबाद का जैसे जिक्र करते हैं, औरंगाबाद के पास खुलताबाद है। वहीं पर क्या दक्षिणी अभियान में जब गया हुआ था औरंगजेब, वहीं पर क्या हो गई? उसकी मृत्यु हो गई थी 1707 में। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 1707 में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और वहीं दफना दिया जाता है। इसलिए इसकी जो कब्र है ना, यानी मकबरा का जैसे जिक्र करते औरंगजेब का, कहां पर है? तो महाराष्ट्र में, खुलताबाद में भी। कहां पर है? महाराष्ट्र में, खुलताबाद के अंदर है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 2-3 बार मौका मिला है मेरे को उधर जाने का, औरंगाबाद का जैसे जिक्र करते हैं, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक की जो राजधानी है,
यानी दौलताबाद का जो जिक्र करते हैं वहां पर, तो रास्ते में ही पड़ता है, हम कई बार गए हैं यहाँ पर भी। आपके औरंगजेब की जो कब्र है खुलताबाद में, उसको दफनाया गया था। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, हाल ही में ग्राम सचिव का जो पेपर लिया गया था पीछे, जो अभी कैंसिल भी कर दिया गया है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था चांद मीनार के बारे में। देखो अलग अलग बच्चे अपने जवाब बता रहे थे, अलग अलग कह रहे थे सर ये चांद मीनार नहीं ये चार मीनार है, अलग अलग अपने व्यू दे रहे थे बच्चे। परंतु मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप बच्चों को, वो चांद मीनार ही है। वो क्या है, आपकी चांद मीनार है। खासकर मेरे को जब दौलताबाद का मैंने जिक्र किया था तो मेरे को याद आई, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का जो राजधानी थी दक्षिणी भारत में, जैसे जिक्र करते हैं दौलताबाद जो राजधानी है महाराष्ट्र है, वहीं पर यानी जो किला बना हुआ है दौलताबाद देवगिरी का जो किला, उस किले के अंदर क्या है, आपकी चांद मीनार है। क्या है, आपकी चांद मीनार है। कुतुब मीनार आपकी कहां पर है, वो हैदराबाद में है, सॉरी कुतुब मीनार आपकी दिल्ली में है। और चार मीनार, ठीक है, ये कंफ्यूज क्लियर कर लेना, हो सकता है आगे पूछे। चार मीनार आपसे पूछे भी, चार मीनार, चांद मीनार और कुतुब मीनार भी। क्या है, कुतुब मीनार। तो आपको ध्यान होना चाहिए इनके बारे में सर। चार मीनार आपकी हैदराबाद में है भी, कहां पर, आपकी हैदराबाद के अंदर जैसे जिक्र करते हैं। चांद मीनार आपकी कहां जैसे जिक्र करो, एमएच महाराष्ट्र के अंदर दौलताबाद भी। क्या लिखोगे आप, दौलताबाद। और कुतुब मीनार आपकी नई दिल्ली में है भी, कहां पर, आपकी नई दिल्ली का जैसे जिक्र करते हैं, दिल्ली में भी। ये चीज आप क्लियर करो, हम वहीं नहीं जाएंगे। एक बार हम जो पढ़ रहे हैं वो उत्तरोत्तर मुगल काल, खासकर औरंगजेब का, जैसे मैंने जिक्र किया था औरंगजेब के बारे में आप पढ़ना। औरंगजेब का जन्म 1618 के अंदर दाहोद गुजरात में हुआ था, ठीक है भी। अंजुमन बानो का जैसे जिक्र करते, मुमताज महल है ना, ये शाहजहां और मुमताज महल की औलाद है औरंगजेब, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो जिक्र कर रहे हैं हमें, जैसे मैंने आपको बताए थे भी, मुगल जो शासक है उत्तरोत्तर मुगल काल में कितने शासक हुए, आपके 11 शासक हुए। कितने शासक हुए हैं, 11। जैसे आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले तो कौन सा शासक था, एक तो था बहादुर शाह जफर भी, बहादुर शाह जफर भी, ठीक है भी, आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में जो गद्दी पर बैठा था वो जहांदार शाह भी। कौन बैठा था, जहांदार है शाह का जैसे जिक्र करते हैं। और इसके बाद जो गद्दी पर बैठा था वो फर्रुखशियर भी। कौन था आपका, फर्रुखशियर था। फर्रुखशियर के बाद में जिसे जिक्र करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए, फर्रुखशियर के बाद में जो गद्दी पर बैठे थे 4 और 5 नंबर का जैसे जिक्र, रफीद उद दरजात भी। क्या था, रफीद उद दरजात था। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं 5 नंबर पर जो आप पढ़ोगे, रफी उद दौला भी, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 6 नंबर पर जैसे जिक्र करोगे, मोहम्मद शाह भी। क्या है आपका, मोहम्मद शाह है। मोहम्मद शाह रंगीला का जैसे हम जिक्र करते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला। 7 नंबर पर है आपका अहमद शाह भी। क्या है, अहमद शाह है, इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर जैसे जिक्र करोगे आप, आलमगीर भी, आलमगीर सेकंड भी, द्वितीय का जैसे जिक्र करोगे। और 9 नंबर जैसे जिक्र करोगे आप, शाह आलम भी। क्या है, शाह आलम भी, शाह आलम है, ये भी आपका द्वितीय है भी। शाह आलम भी क्या है, आपका द्वितीय है। और 10 नंबर जैसे जिक्र करोगे तो आप अकबर द्वितीय। क्या है आपका, अकबर है द्वितीय भी, ठीक है। और 10 नंबर, अगर 11 नंबर जैसे हम जिक्र करते हैं तो 11 नंबर आपका कौन सा है, बहादुर शाह जफर भी। क्या है आपका, बहादुर शाह जफर भी। सबसे पहले तो आपको ये जो मुगल शासक है, उत्तरोत्तर मुगल शासक, उन मुगल शासकों का क्रम याद होना चाहिए, क्योंकि क्रम से संबंधित बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है भी। बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भी, क्रम वाइज आप उत्तरोत्तर मुगल शासकों को लगाओ। तो अगर हमें ध्यान है तभी तो हम बता सकते हैं ना। यानी उत्तरोत्तर मुगल शासक जैसे मैंने बताया था भी, ये कहां से 1707 से 1857 तक। बहादुर शाह जो जफर नहीं, जैसे बहादुर शाह प्रथम कहोगे, इसको क्या कहोगे, बहादुर शाह प्रथम जैसे कहोगे, ये गद्दी पर बैठा था 1707 से लेके आपका 1712 तक, 1712 तक। जहांदार शाह का जैसे जिक्र करें तो ये 1712 से लेके यानी 1712 से 1713 तक गद्दी पर बैठा। फर्रुखशियर का जिक्र करें तो 1713 से लेके 1719 तक गद्दी पर बैठा था। ये 2 शासक भी 1719 और 1719, ठीक है भी, क्योंकि 1719 में ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जैसे जिक्र करें, मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पर बैठा था 1719 से लेके 1748 तक भी, 1719 से 1748। और अहमद शाह बैठा था आपका 1748 से लेके 1754 तक।
आलमगीर द्वितीय का जैसे जिक्र करें तो ये 1754 से लेके आपका 1759, खासकर इसी के समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। और शाह आलम का जैसे जिक्र करें तो शाह आलम बैठा था आपका 1759 से लेके 1806 तक भी, 1806 तक। उसके बाद में अकबर द्वितीय का जैसे जिक्र करें तो ये बैठा था गद्दी पर 1806 से लेके 1837 तक भी, ठीक है भी। और बहादुर शाह जफर जो आपका गद्दी पर बैठा था वो 1837 से लेके आपका 1857 तक। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, उनका कलम याद होना चाहिए और उनसे संबंधित कब से कब तक वो गद्दी पर बैठे थे ये भी आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले जो हम लेके चल रहे हैं आज, कौन सा शासक जो लेके चल रहे हैं आपका जैसे जिक्र उत्तरोत्तर मुगल काल में। उत्तरोत्तर मुगल काल में हम जो लेंगे पहला जो शासक आपका है वो बहादुर शाह प्रथम है भी। क्या है? बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब की जब मृत्यु होती है सबसे पहले, फिर वो औरंगजेब आपका आ जाता है, औरंगजेब है। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। उसके 4 पुत्र थे भी। क्या थे आपके? 4 पुत्र थे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कितने पुत्र थे इनके? 5 पुत्र थे भी, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कितने पुत्र थे इसके? एक तो था मोहम्मद आजम। कौन था? मोहम्मद है मुअज्जम का जैसे जिक्र करते, मुअज्जम है। एक मोहम्मद आजम है, मोहम्मद आजम है। एक आपका मोहम्मद कामबख्श भी। क्या है? मोहम्मद कामबख्श है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो। एक आपका मोहम्मद सुल्तान है भी, मोहम्मद सुल्तान का जैसे जिक्र करते हैं, मोहम्मद सुल्तान, ठीक है भी। ये क्या थे? इसके पुत्र थे भी, खासकर एक मोहम्मद अकबर था भी। क्या था? मोहम्मद अकबर का जिक्र करते हैं भी, ठीक है भी। मोहम्मद अकबर याद करना। 5 पुत्र थे। कौन थे? मोहम्मद मुअज्जम था, मोहम्मद आजम था, मोहम्मद कामबख्श था, सुल्तान था और अकबर का जैसे जिक्र करते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब सुल्तान और अकबर की तो क्या है, इसके कार्यकाल के दौरान ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में बचे 3 शासक भी। कौन बचे थे? मोहम्मद आजम का जैसे जिक्र करते हैं, मोहम्मद मुअज्जम का जैसे जिक्र करते हैं और कामबख्श का। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, मोहम्मद आजम जो है और मोहम्मद आजम के बीच में 1707 का युद्ध होता है भी, जाजाऊ का युद्ध होता है भी। कौन सा युद्ध होता है? जाजाऊ का युद्ध होता है 1707 में। आगरा के पास एक गांव है, उस गांव में युद्ध होता है दोनों के बीच में। और मुअज्जम जो है, मोहम्मद मुअज्जम है, वो मोहम्मद आजम को हरा देता है, परास्त कर देता है और उसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। उसके बाद में कामबख्श एक बच्चा था और आपका मोहम्मद आजम जो बच्चा था, इनके बीच जो युद्ध होता है आपका विजापुर का युद्ध भी। क्या होता है? विजापुर का युद्ध होता है भी। ये चीज भी आप क्लियर करना भी, यानी इनके बीच में कौन सा युद्ध होता है? आपका विजापुर का युद्ध होता है। और विजापुर के युद्ध में जैसे जिक्र करते हैं, मोहम्मद जो आजम है वो कामबख्श को हरा देता है भी। मोहम्मद आजम जो है वो कामबख्श को क्या कर देता है? हरा देता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और हराने के बाद में जैसे जिक्र करते कामबख्श की हत्या कर देता है। अब विजापुर आपको जरूर पढ़ना है भी, ठीक है भी। यानी विजापुर का जो युद्ध हुआ था 1707 में जो हुआ था, किसके बीच? 1709 में किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद कामबख्श और मोहम्मद आजम के बीच हुआ था। कामबख्श हार गया था और कामबख्श की क्या कर दी गई थी? फिर मोहम्मद आजम के द्वारा हत्या कर दी गई थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाजाऊ का युद्ध 1-2 बार पूछा गया है। उसके बाद में मोहम्मद आजम जो है ना, ये बहादुर शाह प्रथम की उपाधि लेकर क्या बैठता है? गद्दी पर बैठता है भी, ठीक है भी। यानी मोहम्मद आजम एक ही बच्चा था, आपको ध्यान होना चाहिए। 4 भाई तो चले ही गई थी, इस दुनिया से रुखसत कर गए थे। तो फिर क्या है? ये मोहम्मद आजम है, बहादुर शाह प्रथम की उपाधि लेके भी, बहादुर शाह प्रथम की उपाधि लेकर, प्रथम की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठता है 1707 से लेकर 1712 तक भी, ठीक है भी। 1707 से लेकर 1712 तक ये क्या बैठता है? गद्दी पर बैठता है। और इसी शासक बहादुर शाह प्रथम को क्या कहा जाता है? शाही बेखबर कहा जाता है भी, शाही बेखबर कहा जाता है। बेखबर का जैसे जिक्र करते हैं। और बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता है इसको, बूढ़ा बादशाह। क्यों कहा जाता है शाही बेखबर? इसलिए कहा जाता है इसको शाही बेखबर भी, इसको राजकाज चलाने की, शासन चलाने की कोई अनुभव नहीं था। इसको किसी भी तरह का क्या नहीं था? कोई अनुभव नहीं था। यानी बेखबर था, बेसुध, लापरवाह था भी। क्या था ये? लापरवाह था। इसीलिए आपको ध्यान होना चाहिए, इतिहासकारों ने इसको क्या कहा है? शाही बेखबर कहा है भी। बहुत बढ़िया है। वो किसने कहा था? ये पूछा गया था एक बार क्वेश्चन भी, किस इतिहासकार ने? सफी खां का जैसे जिक्र करते हैं, सफी खां, खफी खां भी, जिसके आप लिखोगे खफी खां। खफी खां एक इतिहासकार हुए। उन इतिहासकारों, उस इतिहासकार ने
बहादुर शाह प्रथम को साहिब खबर की उपाधि दी। आपको ध्यान होना चाहिए, बूढ़ा बादशाह भी इसको कहा जाता है। लगभग 63 वर्ष की उम्र में, यानी कि जब ये गद्दी पर बैठा था तो इसकी उम्र कितनी थी? लगभग 63 वर्ष इसकी उम्र थी। इतनी उम्र दराज होकर ये गद्दी के ऊपर बैठा था, बादशाह बना था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बूढ़ा बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूढ़ा बादशाह कहा जाता है। ये चीज आपको याद होना चाहिए। साहब बेखबर है, बूढ़ा बादशाह का जैसे जिक्र कर। उसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए, ये एक ऐसा राजा था जिसने मेल मिलाप की नीति अपनाई भी। मेल मिलाप, ठीक है भी, मेल मिलाप की नीति अपनाई। आपको ध्यान होना चाहिए मेल मिलाप की, और मेल मिलाप की नीति अपनाई तब को ध्यान होना चाहिए सिखों के साथ इसने मेल मिलाप अपनाया, मराठों के साथ जैसे जिक्र करते हैं, जाटों के साथ इन्होंने मेल मिलाप अपनाया। बुंदेला शासक 76 साल का जैसे जिक्र करते हैं, 76 साल, उनके साथ भी इन्होंने क्या है? मेल मिलाप की नीति अपनाई। आपको ध्यान होना चाहिए सिखों के जैसे 10वें गुरु हैं, जिसे जिक्र करते हैं 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का जैसे जिक्र करते हैं वो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ भी इन्होंने अच्छे संबंध स्थापित किए। परंतु गुरु गोविंद सिंह जी की आपको ध्यान होना चाहिए 1708 में मृत्यु हो जाती है, और 1708 में मृत्यु होने के बाद में उसका जो उत्तराधिकारी बनता है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर और बहादुर शाह प्रथम के बीच कोई अच्छे संबंध नहीं थे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी सिखों के साथ भी इन्होंने क्या है? मेल मिलाप की नीति अपनाई। और किसके साथ जैसे जिक्र करते हैं तो, और गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। आपको ध्यान होना चाहिए, जिनका जन्म मैंने बहुत बार आपको बताया है, 1666 में पटना साहिब में हुआ था, और मृत्यु 1708 में कहां पर हुई थी इनकी मृत्यु? नांदेड़ साहिब, महाराष्ट्र। ठीक है भी, 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे। उसके बाद में सिख धर्म में गुरु की जो प्रथा है, गुरु परंपरा है, वो समाप्त हो गई थी, और गुरु ग्रंथ साहिब को क्या मान लिया गया था? गुरु मान लिया गया था। वैसे मैं थोड़ी सी जानकारी बीच में मेरे से रहा नहीं चाहता बताने के लिए, परंतु इनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी अलग से हम देंगे भी। खालसा पंथ की भी उन्होंने जैसे 1699 में स्थापना की, तो अलग से। उसके बाद में मराठों के साथ भी इन्होंने जो मतलब मेल मिलाप की, खासकर मराठों का जिक्र करते हैं शिवाजी। शिवाजी के बेटे कौन थे? संभाजी थे, और संभाजी का जो बेटा था कौन? साहू। क्या था? साहू। तो साहू को भी क्या कर दिया था? 1707 में आजाद कर दिया था। यानी आपको ध्यान होना चाहिए 1689 का मैंने जिसे औरंगजेब से संबंधित कई बार जिक्र किया भी है। 1689 में साहू जी और संभाजी को क्या कर लिया जाता है? कैद कर लिया जाता है। संभाजी को मरवा दिया जाता है, और कहते हैं उसकी जो चमड़ी थी उसमें भूसा भरवा दिया जाता है संभाजी का, क्योंकि औरंगजेब था ये सभी जिंदा पैर के नाम से भारतीय इतिहास में उसको जाना जाता है। तो 1707 में बहादुर शाह प्रथम जब गद्दी पर बैठा तो मराठों के साथ भी उन्होंने अच्छे रिश्ते अपनाए, अच्छा मतलब मेल मिलाप कर अपनाया, और साहू जी को 1707 में क्या कर दिया? आजाद कर दिया। फिर आपने पढ़ा होगा भी साहू जी आजाद हुआ, और साहू जी फिर क्या है? मराठा शासक भी बना। खासकर शिवाजी द्वितीय के नाम की उपाधि लेकर क्या बैठा था? ये गद्दी पर बैठा था। और 1707 में आपको ध्यान होना चाहिए 1707 में ही साहू प्लस ताराबाई का जैसे जिक्र करते हैं, ताराबाई, साहू प्लस ताराबाई के बीच में खेड़ा युद्ध भी हुआ था। खेड़ा का युद्ध भी हुआ था। ठीक है, ये चीज भी आप क्लियर होना चाहिए। यानी मराठों का साथ भी अच्छे संबंध स्थापित किए। साहू को आजाद कर दिया गया था। साहू को आजाद करने के बाद में इसने फिर क्या है? अपना अधिकार जमाया किसके ऊपर? मराठा शासन के ऊपर। तो 1707 में साहू और ताराबाई जो मराठा शासक बनी हुई थी, खास करके राजा राम की पत्नी का जब हम जिक्र करते हैं, वैसे तो इनके बारे में हम मराठा साम्राज्य को जो पढ़ाऊंगा मैं उसमें विस्तृत जिक्र करूंगा। तब ये 1707 में कौन सा युद्ध होता है? खेड़ा का युद्ध होता है भी, और इसमें विजित होता है साहू। और साहू आपको ध्यान होना चाहिए 1707 में मराठा शासक बनता है शिवाजी द्वितीय के नाम से। शिवाजी द्वितीय के नाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी। इसके बाद में जैसे मैंने जिक्र किया था अभी जाटों के साथ भी, खास करके सूरजमल का जैसे हम जिक्र करते हैं। ठीक है, सूरजमल नहीं, जाट नेता चूड़ामन के साथ भी, चूड़ामन के साथ भी इनके अच्छे संबंध है। और 76 साल बुंदेला शासक, मध्य प्रदेश का जो बुंदेला खंड का जो शासक था, बुंदेला शासक है, 76 साल के साथ भी क्या थे? इनके अंत से संबंध थे। किसके? आपको ध्यान होना चाहिए बहादुर शाह जफर प्रथम के। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बहादुर शाह जफर प्रथम का जैसे जिक्र कर रहे थे। इसके बाद में जैसे जिक्र करिए बहादुर शाह जफर प्रथम। बहादुर शाह जफर के प्रथम के समय में ही 1711 का जब हम जिक्र करते हैं तो एक
कौन आया था एक, यानी 1711 का जब हम जिक्र करें तो 1711 में इसी के समय क्या आए थे, पुर्तगाली आए थे भी, ठीक है भी। पुर्तगाली खासकर डच का जैसे जिक्र करते हैं भी, एक डच क्या आया था, काफिला आया था, और उस काफिले को मिलाने वाला, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत बढ़िया है, एक डच प्रतिनिधि आया था इसी के समय में। 1711 में क्या आया था, एक डच प्रतिनिधि आया था भी, और उस डच प्रतिनिधि को बादशाह से मिलाने के लिए, यानी बहादुर शाह प्रथम से मिलाने के लिए आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे अहम भूमिका थी एक पुर्तगाली महिला थी, जूलियाना। एक पुर्तगाली महिला कौन थी, जूलियाना थी। उस जूलियाना की महत्वपूर्ण भूमिका थी उस डच प्रतिनिधि मंडल को बहादुर शाह प्रथम से मिलाने के लिए। इसीलिए बहादुर शाह प्रथम ने उस जूलियाना महिला को बीवी की उपाधि दी थी और फिदवा की क्या दी थी, उसको उपाधि दी थी। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के समय में क्या आए थे, यानी डच एक प्रतिनिधि मंडल आया था भी। उसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए इसकी 1700 जैसे 12 का मैंने जिक्र किया था, 1712 में इनकी मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। खासकर पंजाब के अंदर जब बंदा बहादुर के विरुद्ध ये क्या है, एक अभियान, बंदा बहादुर के विरुद्ध एक अभियान के समय इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। खास करके इतिहासकारों ने भी इसके बारे में कहा है भी, बहादुर शाह, खासकर सर सिडनी ओवन का जब हम जिक्र करते हैं, सर सिडनी ओवन भी, ठीक है भी, सर सिडनी ओवन, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो कहावतें हैं पूछी जाती है, सर सिडनी ओवन जो है इसने कहा था बे बहादुर शाह प्रथम एक अंतिम मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं भी। सर सिडनी ओवन ने किसके बारे में ये कहा था, बहादुर शाह प्रथम के बारे में ये कहा था भी ये अंतिम मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। और 1712 में जो आपका बहादुर शाह प्रथम साहेब बेखबर बूढ़ा बादशाह है, इस दुनिया से रुखसत कर गया। इसके बाद में जो गद्दी पर बैठता है आपको ध्यान होना चाहिए, जहांदर शाह भी। कौन बैठता है, जैसे मैंने जिक्र किया आपको, जहांदर शाह गद्दी पर बैठता है। और जहांदर शाह जो गद्दी पर बैठता है आपको ध्यान हो कब से कब तक बैठेगा, जहांदर शाह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना भी। नंबर 2 कौन सा है आपका, जहांदर शाह है। और जहांदर शाह का जैसे जिक्र करते तो ये गद्दी पर आपका बैठता है 1712 से लेकर 1713 तक, ठीक है भी, 1712 से 1713 तक बैठता है। और खासकर आपको ध्यान होना चाहिए, इसको भारतीय इतिहास में लंपट मूर्ख कहा जाता है भी, लंपट मूर्ख। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है भी, ठीक है, भारतीय इतिहास में किस मुगल बादशाह को, किस मुगल शासक को क्या कहा जाता है, लंपट मूर्ख कहा जाता है, वो आपका है जहांदर शाह भी। कौन है आपका, जहांदर शाह, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसके सहयोग से गद्दी पर बैठा था, ये भी बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा है, जुल्फकार भी, जुल्फकार खां भी, ठीक है भी, जुल्फकार खां की सहायता से ये गद्दी पर बैठा था। और जुल्फकार खां इसका क्या था, वजीर था भी, क्या था, वजीर यानी प्रधान मंत्री था। जुल्फकार की सहायता से ये गद्दी पर बैठा था और उसी को फिर क्या बनाया था, आपको ध्यान होना चाहिए, इसने वजीर बनाया था, ठीक है भी, यानी वास्तविक शासक भी ये जुल्फकार खां था, ये तो एक नाम मात्र का क्या था, शासक था। इसीलिए भारतीय इतिहास में इसको क्या कहा जाता है, लंपट मूर्ख कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी लंपट मूर्ख क्यों कहा जाता है, भ्रष्ट व अनैतिक आचरण के कारण, भ्रष्ट व अनैतिक आचरण के कारण इसको भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने भी मेल मिलाप की नीति अपनाई थी भी, क्या अपनाई थी, मेल मिलाप की नीति अपनाई थी, आपको ध्यान होना चाहिए। और खास करके 2 शासकों के साथ, कितने शासकों के साथ, इसने 2 शासकों, 2 शासक कौन थे आपको ध्यान होना चाहिए। एक तो थे, आपको क्लियर होना चाहिए, मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के शासक का जैसे जिक्र करते हैं अजीत सिंह है। कौन है आपके, अजीत सिंह है। उसके बाद में दूसरे जो शासक आपको ध्यान होना चाहिए, आमेर के शासक है भी, क्या है, आमेर, आमेर के शासक कौन है, जय सिंह भी, ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के साथ भी इसके ऐसे संबंध थे, संबंध में मिलाप की नीति अपनाई थी। और आमेर के शासक जय सिंह का भी जैसे जिक्र करते हैं, जय सिंह को आपको ध्यान होना चाहिए। यानी अजीत सिंह को तो इन्होंने महाराजा की उपाधि दिलाई थी भी, महाराजा की उपाधि दी थी। और जय सिंह को आपको ध्यान होना चाहिए मिर्जा, क्या है, मिर्जा और सवाई की उपाधि दी थी भी, क्या दी थी, सवाई की, पूछा जाता है बहुत बार। यानी जय सिंह को मिर्जा की उपाधि, सवाई की उपाधि किसने दी थी,
जहांदार शाह ने, जिसको भारतीय इतिहास में लंपट मूर्ख कहा जाता है। और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को क्या उपाधि दी गई थी? महाराज की उपाधि दी गई थी। क्या उपाधि दी गई थी? महाराज की उपाधि दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भी, ठीक है भी। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? यानी जहांदार शाह के समय में लाल कुंवर का बहुत रोल था भी, बहुत महत्वपूर्ण जिक्र आता है लाल कुंवर का भी। किसका है? लाल कुंवर। याद होना चाहिए क्या थी ये लाल कुंवर। जैसे लाल कुंवर का जिक्र आता है भी, लाल कुंवर क्या थी? एक वेश्या थी भी, दिल्ली की क्या थी? एक वेश्या थी, जिसका जहांदार शाह के जीवन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव था। और जहांदार शाह ने क्या कर ली थी? इससे शादी भी कर ली थी। और लाल कुंवर जो है, लाल कुंवर ने अपने जितने भी रिश्तेदार, जितने भी सगे संबंधी थे, जितने भी जो जानकार थे, उनकी नियुक्तियां कहां पर करवा दी? जहांदार के दरबार में नियुक्ति करवा दी, ठीक है भी। जहांदार शाह के दरबार में नियुक्ति करवा दी। ये इसके पतन का क्या बनी थी? फिर कारण बनी थी। पतन का क्या बनी थी? कारण बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और फिर आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे जिक्र करते हैं ना, श्वेत बंधु आए थे भी। क्या आए थे? श्वेत बंधु की सहायता से फर्रुखसियर ने क्या करवा दी थी? फिर जहांदार शाह की हत्या करवा दी थी। यानी जहांदार शाह की फिर क्या करवा दी जाती है? हत्या करवा दी जाती है। किसके द्वारा? फर्रुखसियर। तीसरा जो शासक बनता है आपका, कौन सा बनेगा? वो फर्रुखसियर भी। कौन सा बनेगा आपका? फर्रुखसियर भी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। फर्रुखसियर ये आपका जो बनता है 1713 से लेके 1719 तक भी। 1713 से लेके 1719 जो शासक बनता है, भारतीय इतिहास में इसको भी घृणित कायर कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? घृणित कायर भी। सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन है पूछा जा, किसके सहयोग से बना था ये? श्वेत बंधुओं के, श्वेत बंधु भी, ठीक है भी। श्वेत बंधु की सहायता से क्या बना था? ये शासक बना था। श्वेत बंधुओं की सहायता से इसने जहांदार शाह की हत्या करवाई थी। अब श्वेत बंधु है ना, ये आपको ध्यान होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत में हिंदुस्तानी गुट से संबंध रखते थे भी, हिंदुस्तानी गुट भी, ठीक है भी। यानी उस समय भी राजा महाराजाओं के समय में क्या होता था? गुट होते थे। ईरानी गुट है, तुरानी गुट है, हिंदुस्तानी गुट है, ठीक है। अलग अलग क्या होते थे? गुट होते थे। उसमें से हिंदुस्तानी गुटों का हम जब जिक्र करते तो हिंदुस्तानी गुट के संबंध कौन रखते थे? आपके श्वेत बंधु रखते थे। श्वेत बंधु, बंधु मतलब क्या होता है? भाई। क्या थे? दो भाई थे भी। क्या थे? आपको ध्यान होना चाहिए। श्वेत बंधु क्या थे? दो भाई थे। जैसे जिक्र करते, एक तो आपका था अब्दुल्ला खां था, और दूसरा नंबर जो था हुसैन अली भी, हुसैन अली खां भी, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी एक तो का नाम क्या था? दो भाई थे श्वेत बंधुओं का, जैसे जिक्र करते, एक का नाम तो था अब्दुल्ला खां और दूसरे का नाम क्या था? हुसैन अली खां था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब्दुल्ला खां जो था ये बड़ा था भी। क्या था? ये बड़ा था। और हुसैन अली खां क्या था? छोटा था भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और इन्हीं श्वेत बंधुओं को भी क्या कहा जाता है? निरप निर्माता कहा जाता है। बहुत बार, सैकड़ों बार ये आपका क्वेश्चन बना है। भारतीय इतिहास में किसे निरप निर्माता कहा जाता है? भारतीय इतिहास में किसे राजा बनाने वाला कहा जाता है? किंग मेकर किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, वो कौन? आपके श्वेत बंधु। यानी अब्दुल्ला खां का जैसे जिक्र करते हैं और हुसैन अली खां का जैसे जिक्र करें, ये राजा बनाने वाले हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और इन्हीं की सहायता से फर्रुखसियर ने जहांदार शाह की हत्या करवाई और गद्दी पर बैठा था भी। अब एक फर्रुखसियर जो था ना, ये खुश हो गया भी। क्या हो गया था? खुश था। किससे खुश था? वो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली से क्या था? खुश था। और आपको ध्यान होना चाहिए, उबैदुल्ला खां को तो बना दिया इसने वजीर। क्या बना दिया इसको? इसको तो इसने बना दिया था वजीर फिर, और इसको बना दिया था मीर बख्शी भी। क्या बना दिया था? मीर बख्शी, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी गद्दी पर फर्रुखसियर को बिठाया, फर्रुखसियर खुश था। खुश होकर अब्दुल्ला को तो क्या बना दिया इसने? वजीर, प्रधानमंत्री बना दिया अपना साम्राज्य का। और हुसैन अली खां को, जैसे छोटा जो था, उसको क्या बना दिया था? मीर बख्शी, यानी सेना का प्रमुख बना दिया था, सेनापति बना दिया था। क्या बना दिया था उसको? सेनापति। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे जिक्र करिए फर्रुखसियर का, और फर्रुखसियर को क्या कहा जाता है? मैंने जैसे जिक्र किया था, घृणित कायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास में घृणित कायर के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसके कार्य में ऐसे थे भी। क्या थे? इसके काम ही ऐसे थे, इसीलिए वास्तव में क्या मतलब इसको क्या कहा जाता था? कार्यों के कारण घृणित कायर कहा जाता है।
उपाधियां जो है उनके कार्यों को देखकर ही दी जाती थी, भी वो कैसे कार्य करते थे। अब फर्रुखसियर जो है, तो फर्रुखसियर की जो वास्तविक सत्ता जो किसके हाथ में थी, वो तो सेठ बंधुओं के हाथ में थी। किसके हाथ में थी? सेठ बंधुओं के। और सेठ बंधुओं के हाथ में होने के कारण, दुर्बल और कायर निंदनीय होने के कारण इसको भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? वो घृणित कायर के नाम से इनको जाना जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, ये फर्रुखसियर ही जो शासक था, फर्रुखसियर का जैसे मैंने जिक्र किया था, फर्रुखसियर के समय में ही फर्रुखसियर के समय में आपको ध्यान होना चाहिए, अंग्रेजों को क्या दी गई थी? दीवानी दी गई थी। कहां की? जैसे बिहार की, बंगाल की, उड़ीसा के क्षेत्र में उसको बिना कर व्यापार करने की आजादी दी गई थी। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बिना कर उनको क्या दी थी? आजादी दे दी थी। कब? फर्रुखसियर ने, देखो आपको 1707 का जैसे जिक्र कर, का जिक्र करें 1707 में क्या है, फर्रुखसियर को एक जख्म हो गया था। एक क्या हो गया था? जख्म, फोड़ा निकल गया था। उस फोड़े का क्या था? कोई इलाज नहीं था भी। उस फोड़े का किसी के वैद्य के पास कोई इलाज नहीं था। तो आपको ध्यान होना चाहिए, उसी समय आपको फोड़ा हो गया था और उसका जो इलाज, एक अंग्रेज आया हुआ था भारत में, अंग्रेज, और वो क्या था? अंग्रेज सर्जन था भी। क्या था? सर्जन था भी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उस सर्जन का जो नाम क्या था? डॉक्टर विलियम हेमिल्टन भी। क्या था? हेमिल्टन। ठीक है भी। यानी डॉक्टर विलियम हेमिल्टन जो एक सर्जन था, अंग्रेजों के साथ भारत में आया था, इस डॉक्टर विलियम हेमिल्टन ने फर्रुखसियर का क्या कर दिया था? इलाज कर दिया था। क्या कर दिया था? इलाज। यानी उसका फोड़ा ठीक हो गया था। उसी से खुश होकर 1717 में इसने क्या है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या है? कर मुक्त वहां पर व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। किसको? अंग्रेजों को भी। यानी कर मुक्त व्यापार करने का भी, कर मुक्त व्यापार करने का क्या दे दिया था? व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। किसको? अंग्रेजों को। और इसे ही अंग्रेजों का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है भी। यानी अधिकार पत्र को ही क्या कहा जाता है? अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। खास करके वर्तमान का जो आप बिहार का, बंगाल का, उड़ीसा का और बांग्लादेश जो है, इस क्षेत्र में व्यापार करने में उनको क्या दे दी गई थी? छूट। किसके द्वारा दी गई थी? आपके फर्रुखसियर के द्वारा। बहुत बार ये आपका क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में जैसे जिक्र करें, एक चीज आपको और भी ध्यान होना चाहिए, फर्रुखसियर ने ही 1716 में बंदा बहादुर की हत्या करवाई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी बंदा बहादुर का जैसे जिक्र करते हैं, बंदा बहादुर, तो बंदा बहादुर की जो हत्या करवाई थी वो 1716 में करवाई थी। किसने? फर्रुखसियर ने भी। किसने करवाई थी? फर्रुखसियर ने इसकी हत्या करवाई थी। उसके बाद में जैसे जिक्र करें, आपको ध्यान हो, अब फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा था। फर्रुखसियर चाहता था भी मैं किसका अंत करूं? भी सेठ बंधुओं का अंत करूं। भी किसका अंत करूं? सेठ जो बंधु, क्योंकि ये मेरे को तो तंग करने लगे, सेठ बंधु। तो आपको ध्यान होना चाहिए, सेठ बंधु जो चाहते थे भी हम किसी तरीके से फर्रुखसियर को रास्ते से हटाएं भी। यानी फर्रुखसियर तो ये चाहता था हम सेठ बंधुओं को रास्ते से हटाएं, और सेठ बंधु ये चाहते थे भी हम फर्रुखसियर को किसी तरीके से हटाएं। तो आपको ध्यान होना चाहिए, इसी बीच 1719 में दिल्ली की संधि हुई थी भी। क्या हुई थी? दिल्ली की संधि हुई थी। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब दिल्ली की जो संधि हुई थी किसके बीच हुई थी? सेठ बंधु का जिसे जिक्र करते, सेठ बंधु वह मराठा पेशवा के बीच में, वह मराठा पेशवा के बीच ये संधि हुई थी। ठीक है भी। और इनका क्या औचित्य था? सेठ बंधु जैसे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां और मराठा जो पेशवा है उनके बीच क्या हुई थी? आपको ध्यान होना चाहिए, संधि हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। बालाजी विश्वनाथ, मराठा पेशवा का जैसे जिक्र करें तो कौन था? बालाजी विश्वनाथ था भी। विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, इनके बीच में यह संधि हुई थी। और इन दोनों ने मिलकर फर्रुखसियर को पहले तो क्या किया? अंधा किया भी। क्या किया? अंधा किया। और अंधा करके इसकी क्या कर दी? फिर हत्या कर दी भी। क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी। ठीक है भी। किसके द्वारा? आपको ध्यान होना चाहिए, सेठ बंधु और मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ का जैसे जिक्र करते हैं। इन दोनों ने मिलकर इन्होंने एक षड्यंत्र रच के पहले तो फर्रुखसियर को अंधा किया, अंधा करके बाद में इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में फर्रुखसियर का अंत हो गया। किसका अंत हो गया? फर्रुखसियर का अंत।
और नए शासक उभर कर आए 1719 में भी। कौन आए थे नए शासक उभर कर आए नए 1719 में? वो नए शासक कौन है आपके? एक तो आपका जैसे जिक्र किया है मैंने रफी उद दरजात भी। क्या है? रफी उद दरजात है 1719। और एक आपका है रफी उद दौला भी। ठीक है भी, ये भी आपका कहां कब रहा है? 1719 में। सबसे कम शासक जो 3 माह का रहा है वो किसका रहा है? 3 माह का, वो रफी उद दरजात का रहा है भी, रफी उद दरजात। इन दोनों भाइयों को जो गद्दी पर बिठाने वाले भी कौन थे? आपके सेध बंधु थे भी। क्या थे? सेध बंधु। इसीलिए तो भारतीय इतिहास में सेध बंधुओं को क्या कहा जाता है? निरपनिर्माता कहा जाता है, राजा बनाने वाला कहा जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे रफी उद दरजात है 1719 में गद्दी पर बैठा, परंतु 3 माह के दौरान ही इसकी क्या है? टीबी से क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है भी। यानी टीबी तपेदिक की बीमारी से भी, किसकी है? तपेदिक की बीमारी से क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर इसी के छोटे भाई रफी उद दौला को क्या है? 1719 में गद्दी पर बिठाया जाता है भी। क्या बिठाया? उसको गद्दी पर बिठाया जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब 1719 में जब इसको गद्दी पर बिठाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी शाहजहां द्वितीय की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठता है भी। शाहजहां द्वितीय की गद्दी की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठता है, परंतु इसकी भी पेचिश के कारण क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पेचिश के कारण इनकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे जिक्र कर रहे थे तो रफी उद दरजात का जैसे 1719 का जिक्र किया, सबसे कम समय इसी का माना जाता है। उसके बाद में रफी उद दौला जो है 1719 में, और सेध बंधु की सहायता से ही एक जो गद्दी पर बैठता है रफी उद दौला जो है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भी। ये शाहजहां द्वितीय की उपाधि लेकर क्या बैठता है? गद्दी पर बैठता है, परंतु पेचिश की बीमारी के कारण इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये चीज आपको क्लियर होना। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो भी आपके बाकी बचे हुए हैं, जैसे हम जिक्र करते हैं ये जो मोहम्मद शाह रंगीला से आगे के जितने भी जो शासक है, जिनसे इंपॉर्टेंट जो आपकी चीजें बनती है, उनके बारे में क्या करेंगे? विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है भी, तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगे क्लास तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो, ताकि इस क्लास का ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या ले इसके फायदा उठा सके भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत भाई।